फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के शेयर होल्डर के पास एक नोटिस आया है, उनको ई वोटिंग में हिस्सा लेना है। कंपनी की 2 जुलाई को ईजीएम है और इस ईजीएम में क्या फैसला होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। और शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, उसमें वोटिंग में हिस्सा लेके क्या फेवर में वोट देना है, उसके अगेंस्ट देना है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर 2-3 बड़ी अपडेट है जिनको भी डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत सारी नई अपडेट हो सकती है, नई कुछ संभावना हो सकती है, उसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको भी डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो अगर आप देखोगे तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां लॉस मेकिंग है और लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस दिया है। ये भी आपको पता ही होगा, जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त हाइप क्रिएट किया गया था, तुरंत ही आईपीओ बिक गया था और ये इसने एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो ज़बरदस्त लॉस हुआ, लोगों को डिस्काउंट में शेयर बेचने पड़े और बाद में कंपनी ने फेस सेविंग मोड अपनाते हुए कुछ स्टॉक बोनस के रूप में दिए, जिसकी वजह से लोगों की जो रकम थी उसकी प्राइस थोड़ी नीचे आई। तो ये सारा जो मैटर है, ये क्या आने वाले समय में अब कुछ पॉजिटिव संभावना बनने वाली है, या जिस तरह से पुरानी कंपनी ने जिस तरह से लोगों को पिछली बार लॉस दिया, क्या वैसा ही लॉस मिलने वाला है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.80 पर, 11.70 का लो बना और हाई है 11.95 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 11.85 पर है, जहाँ पे मैं 2.16% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, लोग निचले लेवल से रिलायंस पावर में खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम BSE की बात करें तो 19,26,000 का वॉल्यूम, सामने 8,86,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.04% है, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है, भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। अगर हम NSE की बात करें तो 58,28,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 27,46,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.12% है। तो आप दोनों एक्सचेंज में देखोगे तो लगभग 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ, जो इसके लिए स्टॉक के लिए बहुत ही मजबूती के साथ एक संभावना व्यक्त करते हैं कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है और इसीलिए लोग यहाँ पर डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.20 इसका 52 वीक का लो है, 19.25 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 11.85 पर है। तो यू देखे तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। सेंसेक्स की बात करें तो ऊपर के लेवल से करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमने देखी है। तो ऐसे में हर स्टॉक में गिरावट हुई है, तो इसमें कोई रिलायंस पावर कोई अछूता रहने की सवाल ही नहीं। जब बड़े बड़े लार्ज कैप यहाँ पे गिर गए तो रिलायंस पावर की क्या बिसात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपने भी रिलायंस पावर के शेयर लिए होंगे तो आपके पास एक मैसेज आया होगा कि रिलायंस पावर की ई वोटिंग में आपको हिस्सा लेना है। ई वोटिंग का जो टाइम है वो 28 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में आप कभी भी ई वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 जुलाई को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है उसका जो मोटो है, सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने Q4 का जो रिजल्ट पेश किया है वो रिजल्ट शेयर होल्डर के सामने डिस्कस किया जाएगा। उसके अंदर की जो भी बारीकियाँ वो समझाई जाएगी और रिजल्ट के अंदर क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है वो भी बताए जाएंगे। साथ में कुछ फैसले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी जो फर्म है यानी IIAS, उन्होंने ऑडिटर्स की चिंताओं का हवाले देते हुए रिलायंस पावर के शेयर होल्डर को कहा है कि आप रिलायंस पावर का जो इन्होंने जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया है उसके खिलाफ वोटिंग करें। यानी उन्होंने कहा है कि आप इसके फेवर में वोट न दें और इस प्रस्ताव को पास होने न दें, वरना ये कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी कंपनी के लिए वोटिंग करने के लिए कह रहे हैं जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है और पिछले 2019 से कंपनी का कामकाज बंद है, उसमें बहुत सारा कर्ज है और इसीलिए आपको उस कंपनी के फेवर में फैसला नहीं देना है। तो ये जो विदर्भ पावर लिमिटेड जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है और उसके ऊपर कर्ज है और ऐसे में ये जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया जा रहा है उसको आपको पास नहीं करवाना है, उसके अगेंस्ट वोट देना है। साथ में यहाँ पे IIAS की तरफ से कहा गया है कि आपको अपॉइंटमेंट करवानी है 36 सेठ की, उनके फेवर में वोट देना है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर उनकी अपॉइंटमेंट होगी उसके फेवर में आपको फैसला देना है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, आप भी अपने ई वोटिंग का इस्तेमाल करके वोट दे सकते हैं रिलायंस पावर के फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो
पावर सेक्टर में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आएगी और जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको फिलहाल आने वाले समय में कोई धोखा नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से गोल सेट कर दिया है कि आने वाले 2030 तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल 50% हो जाना चाहिए, यानी 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का। तो बिजली का जो भी खपत हो वो उसमें 50% योगदान ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और बाकी 50% थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनके माध्यम से होगा। तो ऐसे में जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है उनको रेस्क्यू करने के लिए आरबीआई को कहा गया है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। किसी भी कंपनी को जो लोन की ज़रूरत है उनको पहले से पहले उनको लोन दिया जाए। साथ में अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हो तो उसे तकाजा न किया जाए, उनसे बकाया न मांगा जाए। एक तरह से देखें तो सरकार ने एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज लाया है पावर सेक्टर के लिए और जिसका फ़ायदा रिलायंस पावर को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके लिए अब इस समय लोन लेना भी आसान हो गया है। अगर रिलायंस पावर चाहे तो इस समय लोन ले सकती है, सरकार की तरफ से पूरी तरह से राहत के द्वार खुले हुए। दूसरी तरफ जैसे कि आपको पता होगा रिलायंस पावर भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है कंपनी, तो ऐसे में बहुत सारी डिस्कॉम है जिनका पैसा बाकी है जो पावर कंपनी को चुका नहीं पाए। तो ऐसे में सरकार ने ईएमआई स्कीम लॉन्च की है डिस्कॉम के लिए, वो धीरे धीरे करके किस्तों में अपना पेमेंट चुका सकते। तो एक तरह से देखें तो पिछले कई समय से जो पेमेंट फंसा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का वो मिलने की संभावना बन चुकी है। तो आने वाले समय में पावर जो कंपनियां हैं वो अच्छा खासा रिजल्ट पेश करेगी और लगातार बिजली का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि लगातार बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो इनको बेनिफिट इनके रेवेन्यू के तौर पे तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है तो सरकार ने कोल मिनिस्ट्री को कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल इंपोर्ट कीजिए ताकि बिजली का जनरेशन में कोई भी इफेक्ट ना आए, वहाँ पे किसी भी तरह से कोई बाधा न उत्पन्न हो। तो आप समझो कि वहाँ से बाहर से कोल भी इंपोर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो ये कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स यानी जो परंपरागत ऊर्जा और जो ग्रीन एनर्जी दोनों में काम करती है कंपनी। तो एक तरह से देखें तो दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने भी 50-50 का फॉर्मूला पेश किया। तो आने वाले समय में रिलायंस पावर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। यहाँ पे अगर कहें तो सरकार ने ऑलरेडी 2 सरकारी कंपनियों को इस काम में लगा दिया है, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी, ये दोनों कंपनियों को कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटें पावर कंपनियों को, जिसको पैसों की जरूरत है उनको जल्द से जल्द लोन दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। तो आप समझ लो कि आने वाले समय जितने पावर सेक्टर की कंपनियां चाहे वो लॉस मेकिंग क्यों ना हो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने राहत के द्वार खोले हुए। ऐसे में रिलायंस पावर मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फिलहाल तो कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी लॉस में हो लेकिन रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो ये 1995 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4029.15 करोड़ रुपये का है। यहाँ पे अगर इनके Q4 की बात करें तो इनकी टोटल इनकम 1878.40 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जो 1.05% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1858.93 करोड़ रुपये थी और 11.07% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1691.19 करोड़ रुपये थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम इनकी लगातार बढ़ी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को एक बड़ा लॉस हुआ है 651.20 करोड़ रुपये का, और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी चिंता रहेगी। लेकिन आपने देखा ही होगा कि इस बार जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां उन्होंने बड़ा लॉस बताया है, चाहे रिलायंस पावर हो या फिर जेपी पावर हो या फिर आप सुजलॉन एनर्जी देख लो, इन सब जितने भी छोटी कंपनियां उनको लॉस हो उसके पीछे वजह है कि इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी और जो खर्च बढ़ने की वजह से इनको इस बार लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले Q1 में इसका बेनिफिट हो जाएगा, यानी जो उलट इन्होंने जो खरीदारी की है अब जो बिजली बेचेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगला जो इनका Q1 होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 70% का निगेटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 157% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 25% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 8.85% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 5.5% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 2.16% की तेजी है। तो आप देखोगे कि इस बड़ी गिरावट के दौर में स्टॉक मात्र 9% गिरा है, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि स्टॉक वाकई मजबूत है और आने वाले समय में ये कमाल कर सकता है। वैसे ये स्टॉक मैंने आपको 3 रुपीज़ के आसपास से खरीदने की सलाह दी हुई है, तो अभी फिलहाल उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो मार्च 2021 की बात करें तो 17.91% की होल्डिंग प्रमोटर की थी और जून में अनचेंज रही, लेकिन सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 24.98% कर लिया, जो दिसंबर और मार्च में अनचेंज है। तो आप समझ सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, जो एक इसके लिए प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, एफआई की होल्डिंग की अगर बात करें तो मार्च 2021 में इनकी 2.15% की होल्डिंग थी
जून में 1.78% की होल्डिंग, लेकिन सितंबर में होल्डिंग बढ़कर 3.30% हो गई और दिसंबर 2000 के साथ एफआई की होल्डिंग 4.92% हुई और मार्च 2022 में 5.95% की होल्डिंग हुई। तो आप देख सकते हो कि एफआई एग्रेसिव तरीके से इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उनको पता है कि स्टॉक आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इसलिए वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी इसमें निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 83% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 11.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11.5 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 11.47 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 11.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 12.08 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 12.22 का है। तो बिल्कुल तेजी बनी तो स्टॉक दौड़ेगा और इस बार ये नई हाई बना सकता है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से राहत के द्वार खोल दिए। तो ऐसे में आप समझ लो कि जितने पावर सेक्टर के स्टॉक है वो जैसे ही तेजी का अवतरण बनेगा रॉकेट की गति से दौड़ेंगे, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ही रिस्की स्टॉक है, पेनी स्टॉक की श्रेणी में स्टॉक आता है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की भी उतनी ही संभावना है। तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, उतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।